हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस। आज हम बात करने वाले पाइल्स। पाइल्स कहें, हेमरोइड कहें, बवासीर करें, बात एक ही है। और इसी का एक दोस्त भी होता है, उसको बोलते हैं हम फिशर। बट दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। पाइल्स अलग होता है, फिशर अलग होता है। काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ को कन्फ्यूजन में रहते हैं, मुझे पाइल्स है, फिशर है या और कुछ है। तो इसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स पहले आप जान लो होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है बेस्ट। वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एनल केनल। एनल केनल क्या होता है? गूदा मार्ग, जहां से गूदा बाहर आता है। ठीक है, गूदा मार्ग में वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। वस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? ये, ठीक है, जो कि कुशन होता है, जो कि क्या होता है? गादीदार होता है। आपका जो गूदा मार्ग है, यानी कि एनल केनल है, एनल केनल में वस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुशन होते हैं, गादेदार होते हैं, जो कि स्टूल पासिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है? आपका गादेदार होता है और जब भी आपका स्टूल बाहर आएगा तो इसको कंट्रोल करेगा। काफी ज्यादा तेजी से बाहर नहीं आएगा और काफी ज्यादा स्लो भी काम नहीं आएगा। तो ये जो होता है ना गादेदार गाइस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वस्कुलर स्ट्रक्चर। आगे समझते हैं। इस वस्कुलर स्ट्रक्चर में स्वेलिंग होना, इंफ्लामेशन होना, कोई हम क्या कहेंगे? हेमरोइड या पाइल्स कहेंगे। अब आपका जो ये वस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कभी कभी क्या होता है, इसकी जो नसें क्या होती है, बाहर आने लगती है। या ऊपर से बाहर आएगी या नीचे से बाहर आएगी। इसी को इसी को हम हेमरोइड कहेंगे या पाइल्स कहेंगे। क्योंकि चूंकि आप देखेंगे ना, तो ये क्या होती है? गादेदार होती है, गद्दीदार होती है, जो कि गूदे को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब काफी ज्यादा तेजी से स्टूल बाहर आएगा या हार्ड स्टूल आएगा, कठोर स्टूल आएगा, तो ये गादीदार क्या होती है? फटने लगती है, जिसकी वजह से नसें बाहर आती है। अब जब नसें बाहर आएगी तो कभी कभी क्या होता है कि नसें इतनी ज्यादा बाहर आती है कि व्यक्ति जब फ्रेश होने जाता है तो गूदे के साथ ही नसें भी बाहर आने लगती है और ऑटोमेटिकली अंदर भी चली जाती है, जिसको कि हम क्या कहेंगे? इंटरनल हेमरोइड। हेमरोइड भी दो टाइप्स के होते हैं गाइड्स, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो अंदर की ओर हो, एक्सटर्नल जो बाहर की ओर हो। आगे उसको भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हेमरोइड हेमरोइड वीन्स लोअर पार्ट में रेक्टम या एनस में लोकेटेड होता है। सही है, लास्ट में लोकेटेड है रहता है। कभी कभार ये वीन्स में स्टूल पासिंग के समय सूजन आ जाती है। स्टूल पासिंग के बाद कभी कभार ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। या तो किस कंडीशन में आपको क्या होगा? ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी या स्टूल पासिंग में आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो इसी कंडीशन को हम कहेंगे पाइल्स। पट्टी पाइल्स के टाइप कितने होते हैं, इनको हम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ पाइल्स को जानते हैं गाइस। देखिए, यह तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल हेमरोइड, सेकंड पर होता है एक्सटर्नल हेमरोइड, और तीसरा होता है दोनों को मिला के कंबाइंड हेमरोइड। देखिए, इंटरनल हेमरोइड क्या होता है, इसको हम जानते हैं। इंटरनल पाइल्स अनस के अंदर लाइनिंग में नीचे डेवलप होता है तथा इसमें पेनफुल दर्द होता है और ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फिर से बताता हूं। देखिए, ये अनस के अंदर होता है, ये बाहर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और कभी कभी ये नसें इतनी ज्यादा बड़ी भी हो जाती है ना गाइस कि गूदे के साथ बाहर भी आने लगती है। इसको हम बोलेंगे इंटरनल हेमरोइड। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स अनस के आसपास स्किन के नीचे स्थित होता है। ये देखिए, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना अनस में, वहां देखने को मिलेगा। इसको आप हाथ ला के महसूस भी कर सकते हैं। ये होता है आपका एक्सटर्नल पाइल्स। थर्ड पर बात करते हैं कंबाइंड पाइल्स। कंबाइंड क्या होता है? इंटरनल भी होता है किसी पेशेंट को और किसी को एक्सटर्नल भी होता है, तो दोनों को मिलाकर कंबाइंड पाइल्स भी देखने को मिला है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, ये अनस के अंदर है और ये अनस के बाहर है। इज दैट क्लियर? आगे चलता हूं गाइस। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ पाइल्स। भाई, पाइल्स हो क्यों रहा है, इतने ज्यादा पेशेंट क्यों देखने को मिल रहे हैं, इसकी जो संख्याएं क्यों बढ़ रही है? तो आप इन कोजेस को अच्छे से समझे और इन पर आप ध्यान दें तो होप कि आपको कभी पाइल्स होगा ही नहीं। तो 5-6 चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है गाइस मैंने, जो अंदर से निकाल ली है। ठीक है, समझिएगा। हेमरोइड पाइल्स अधिकतर कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्तियों में देखा गया है। स्टूल पासिंग के वक्त प्रेशर लगाने से होता है। देखिए क्या होता है,
लंबा जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो ज़्यादा समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन सप्ताह में 1-2 बार आप फ्रेश होने जा रहे हैं, ठीक है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, आप जब बैठे हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लगानी पड़ रही, ताकत लगानी पड़ रही। अब आप जब पेट से ताकत लगाओगे तो एनएस पे तो उसका असर पड़ेगा ही सही, ठीक है, तो कुशन पे उस पर असर पड़ता है, जिससे क्या होता है, नसें वीन्स बाहर निकलने लगती है और वो हेमरोइड में चेंज हो जाती है। सिंपल सी चीज़ें। तो लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन को आपको रोकना पड़ेगा। आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, काफी समय तक चला रहा है, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मोटापा। जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें भी ये देखने को मिला है और प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये देखने को मिला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया के जो पेशेंट होते हैं उनको भी थोड़े समय के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत ज़्यादा सिटिंग करना, जो लोग ऑफिस में बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, वॉकिंग नहीं करती, खाना सही से पचता नहीं है, जब खाना सही से पचेगा नहीं तो सिंपल सी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में चेंज होगा। तो बहुत ज़्यादा जो सिटिंग करते हैं उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिला है। थर्ड, फ्लूइड कम पीना, पानी कम पीना। पानी नहीं पिएंगे तो खाना सही से पचेगा नहीं, जब खाना सही से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो भी आपको पाइल्स की ओर ले जाएगा। लो फाइबर डाइट लेना, कुछ लोगों की आदत होती है फाइबर ही लेते हैं, खाने के साथ सैलेड आपको लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है, तो फाइबर का यूज आपको करना चाहिए। आगे देखते हैं, एनस गूदा मैथुन करना। कुछ लोगों की आदत होती है, काफी गंदी चीज होती है गूदा मैथुन करना। गूदा मैथुन करने से क्या होता है, जो एनस होती है वो फट जाती है और वीन्स बाहर निकलने लगती है। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो इसको कंप्लीटली आपको रोकना चाहिए। बहुत ज्यादा वजन उठाना, जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वजन बहुत ज्यादा उठाते हैं, पूरा प्रेशर नीचे की ओर लगता है, जिसकी वजह से नसें वीन्स जो है ब्रेक होने लगती है और वो। अब बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। आप कैसे पहचानेंगे इंटरनल है एक्सटर्नल है, इसको तो मैंने आपको बताया, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो आपको समझना चाहिए। देखिए, टिश्यू में प्रेशर के कारण वेन्स डायलेट होकर मोटी होने लगती है, ठीक है, और ये पाइल्स में बदल जाती है। पेनफुल ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज्यादा आपको क्या होती है, ब्लीडिंग जो होती है ना, पेनफुल होती है, और ब्राइट रेड कलर आपको दिखने लगता है। जब आप गूदा मार्ग से जब गूदा बाहर निकलेगा तो गूदे के साथ क्या होगा, ब्लीडिंग के साथ आपको, स्टूल के साथ आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है रेड कलर से। आगे देखते हैं, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी या पीड़ा महसूस करेंगे। जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो अपने आपको डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे और आपको काफी ज्यादा बेचैनी होगी, खुजली और भारीपन महसूस होगा, ईचिंग होगी और हैवीनेस महसूस आप करेंगे। तो ये 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है गाइस। आगे चलते हैं, अब समझेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। गाइस, डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन, इट इज ओनली यूज फॉर डॉक्टर प्रैक्टिशनर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, अगर लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्स्टिपेशन को रोकना होगा। कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए सिरप लूज नाम से आपको अवेलेबल रहेगी, ये आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा। डोजेस की बात करें तो 20 ml रात को सोते समय देनी चाहिए इसको, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। सेकंड नंबर पर बात करते हैं गाइस, गैस कम करने हेतु, जिस लोगों को गैस ज्यादा बनती है, ठीक है, तो पहले आप उसको कम कीजिए, और गैस कम हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन में चेंज होगा ही नहीं। इसके लिए आपको कैप्सूल पेंटो 40 नाम से अवेलेबल रहेगा, ये पेंटो 40 नाम से मार्केट में अवेलेबल रहेगा गाइस। डोजेस की अगर बात की है तो एक कैप्सूल आपको सुबह नाश्ते से पहले दी जानी चाहिए। सुबह नाश्ते से पहले एक टेबलेट, एक कैप्सूल दिया जाता है डॉक्टर की सलाह से। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम ऑयलमेंट के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ओनेवेट नाम से मार्केट में अवेलेबल रहेगा, ओनेवेट नाम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। बात की जाए तो मल त्याग से पहले और मल त्याग के बाद इसको एनएस पर लगाना है। जब भी आप मल त्यागने जाएं उसके पहले लगाना है और मल त्यागने के बाद इसको लगाना है, काफी ज्यादा हेल्प और फुल होता है आपके लिए। आगे चलते हैं गाइस, आई होप कि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।